नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। हम आज चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था का वाचन करेंगे। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म सन 1883 ईस्वी में हुआ था। वे काशी की नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। इन्होंने धर्म, ज्योतिष, पुरातत्व, भाषा शास्त्र, इतिहास, साहित्य आदि कई क्षेत्रों में गंभीर अध्ययन और अनुशीलन भी किया था। गुलेरी जी ने सिर्फ 3 कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें है पहला सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में जो लिखी गई थी। फिर इसके बाद बुद्ध का कांटा 1913 में लिखे थे और उसके बाद उनकी कहानी थी उसने कहा था, जिसमें पहली बार हिंदी कहानी के तथ्य, चरित्र और संवेदना की दृष्टि से ही नहीं वरन शिल्प और भाषा की दृष्टि से भी पूर्ण परिकल्पना नजर आती है। लीजिए सुनते हैं कहानी उसने कहा था। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोंडों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोंडों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़ों के पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्की गाड़ी वाले घोड़े नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आँखों के न रहने पर भी तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों की चींट कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीधी में चले जाते हैं। अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ कर, बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह कहते हुए सफ़ेद फंटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने, खोमचे और भारे वालों को जंगल में से राह खेदते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहिब बिना सुने किसी को हटना पड़े। क्या मजाल है किसी की कि जी और साहिब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं चलती, पर मीठी छुरी की तरह महीन मारा करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीणी जोगिए, हट जा कर्मा वाली, हट जा पुत्ता प्यारी, हट जा लंबी उम्र वाली। ऐसे ऐसे बातें कहकर, मीठी मीठी बातें कहकर वो उनको रास्ते से हटाते हैं।
समष्टि में उसका अर्थ है तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तो क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है? बच जा। गाड़ी वाले ऐसे कह के जाते हैं। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। ऐसे ही बम्बू काट के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। उनमें से एक अपने मामा के लिए केश धोने के लिए दही लेने आया था और एक अपनी रसोई के लिए बढ़िया लेने आया था। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर पीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? नगर में। और तेरे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? ये बातचीत लड़का और लड़की के बीच में हो रहा है। लड़का पूछता है तेरे घर कहाँ है? फिर लड़की बोलती है नगर में। और तेरे? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? लड़का फिर पूछता है अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। फिर लड़का बोलता है मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरुजा बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा लेने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी कुड़माई हो गई है? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीने भर यही हाल रहा। फिर वे बीच बीच में मिलने लगे। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की ने लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। फिर लड़का बोला कब? कल देखते ही नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की ने फिर बोला कल देखते नहीं, मैंने एक सालू पहना है, कढ़ा हुआ सालू दिखाकर बोली। लड़की फिर भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोफी वाले ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। लड़का जब बेसुध होके जा रहा था फिर वो एक वैष्णवी से टकराता है, फिर उसे अंधे की उपाधि मिलती है। फिर वह जाके घर पहुंचता है। इस
कहानी का दूसरा भाग हम आगे जानेंगे। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ, ऊपर से पिंडलियों तक कीच में धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता नहीं। 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक के बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लिपटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे हैं। लहन सिंह 3 दिन और हैं। लहना सिंह 3 दिन और हैं। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोए रहेंगे। उस फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकने का नसीब न हो। पीछे जनरल साहब ने हट आने का कमान दिया। नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायब के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी, सच है। लहना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों में जाड़ा धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। लहनी सिंह शाम हो गई। खाई के दरवाजे पर पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर काटने लगा। वजीर सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ।
करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस बात पर खिलखिला पड़े, सभी खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी में? चुप कर। यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट पीने में हठ करती है, ओठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया। अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही नहीं। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो। मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन में आम के पेड़ की छाया होगी। वजीर सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मन ने मारने की बात लगाई है? क्या मन ने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मन और तुर्क? हाँ भैया, कैसे? कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरवारी सिख ऐसा लुच्चों के गीत गाएंगे? पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते हों। पर कहानी का दूसरा भाग खत्म होता है। कल हम कहानी का तीसरे भाग का वाचन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद श्रोता मित्रों।